लेकिन आर्या मेरी बात तो सुनो। विवेक बार बार आर्या को पुकार रहा था, लेकिन आर्या उसे अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। विवेक हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क के किनारे पटरी पर न जाने कितनी देर वो बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर आर्या को मनाने चल देता है। इधर आर्या आंखों में आंसू लिए तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर आर्या सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी कविता देवी उसके पास आती है। बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। विवेक से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो। आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, आर्या ने बोला और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। कविता देवी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गईं। आर्या की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो आर्या इतनी परेशान है? यही सोचकर कविता देवी भी इधर उधर टहलने लगती है। तभी डोर बेल बजती है। कविता देवी गेट खोलती हैं तो सामने विवेक खड़ा था। आंटी जी, आर्या है क्या? कविता देवी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटा क्या बात हो गई? वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? कविता देवी के हाँ कहने पर विवेक आर्या के कमरे में पहुँच जाता है। अचानक विवेक को देखकर आर्या उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। विवेक बार बार आर्या को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। विवेक ने जाते हुए बस इतना ही कहा, आर्या आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। विवेक के बाहर जाते ही कविता देवी जी फिर से आर्या के कमरे में आई और बोली, ये क्या किया बेटी अमित, कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आर्या कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रोती रही। आखिर हुआ क्या था दोनों के बीच? दरअसल विवेक और आर्या की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। विवेक अपने घर जा रहा था, रात का समय था। आर्या भी अपने गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से 2-4 लोग होंगे। आर्या बार बार घड़ी देख रही थी। विवेक उसके पास वाली बेंच पर बैठा था। आर्या अपनी जगह से उठी और विवेक के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? विवेक ने पूछा तो आर्या बोली, हाँ, वहाँ से आगे गांव में जाना है। विवेक ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चली जाइए, यहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी। रात ज्यादा हो रही है, अगर बस आ भी गई तो रात को 2 बजे आपको बुलंदशहर उतारेगी। रात में गांव कैसे जाएंगी? सुबह की बस पकड़ लेना। आर्या डर गई, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? विवेक ये सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को नहीं जानती? आर्या ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। विवेक बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना। घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है, घर में मेरी मम्मी है, आप सुरक्षित रहेंगी। आर्या के पास कोई साधन नहीं था, वह विवेक के घर चली गई। अगले दिन जब वो जाने लगी तो विवेक ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और आर्या ने रुकने का फैसला किया। शाम को विवेक आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। आर्या बहुत खुश हुई। अगले दिन से वो ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर एक फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को भी बुला लिया। धीरे धीरे विवेक और आर्या एक दूसरे को पसंद करने लगे। आर्या का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। आर्या एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना, पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया। इधर विवेक ने वो कंपनी छोड़ दी, वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे विवेक
और आर्या में दूरी बढ़ने लगी। विवेक के दोस्त उसे बताते कि साधना किसी और लड़के के साथ घूमती है, लेकिन विवेक इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे विवेक का भ्रम टूटने लगा। आर्या उसका फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन विवेक अपनी माँ से मिलने आया तो उसने आर्या को बाहर मिलने के लिए बुलाया। विवेक ने आर्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। आर्या ने साफ मना कर दिया। विवेक ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतजाम कर लिया है, जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है उससे अच्छा मिल जाएगा। इसी बात को लेकर अमित और आर्या में कहा सुनी हो रही थी। तभी विवेक ने कहा, आर्या भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फोन भी नहीं उठाती। साफ साफ बताओ बात क्या है। आर्या बोली, विवेक मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जीवन में शादी सब कुछ नहीं होती। यहाँ आजादी से जीना, ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये सुनकर विवेक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, बात ये है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो। मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने सब बता दिया है। आर्या को बहुत गुस्सा आया और वो विवेक को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। विवेक आर्या से बेइज्जत होकर अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर वापस लौट गया। उसने आर्या का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आर्या अब जिस लड़के को पसंद करने लगी थी, उसकी नजर आर्या के पैसों और जिस्म पर थी। वह किसी न किसी बहाने से आर्या से पैसे मांगता रहता था। दोनों एक दूसरे में आए दिन खोए रेट। एक दिन आर्या ने मना किया तो उसने आर्या को फ्लैट में मिलने बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती भी की और मारपीट भी किया। आर्या किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंची। उस दिन उसे समझ आया कि उसने विवेक के प्यार को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब बीएस पछतावा हाय आरेज गया था। उस रात आर्या ने पुराने मैसेज पढ़े, विवेक की मुस्कान, उसकी बातें, सब याद आने लगी। आर्या ने हिम्मत के विवेक से मिलने के लिए चल दी। जब वो विवेक के घर पहुंची तो गेट पर एक महिला बोली, तुम्हारे घर से आते समय विवेक कार ड्राइव कर रहा था। वह गुस्से और नफरत में ख्यालों में खोया था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह और उसकी माँ दोनों खत्म हो गए। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस विवेक ने उसे सहारा दिया, वह उसी की मौत का कारण बन गई। आर्या रोते हुए घर वापस आ गई। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी गाँव वापस चलो, अब मैं न यहाँ नौकरी कर पाऊंगी न शादी। आर्या और कविता देवी गाँव की ओर रवाना हो गई। पीछे छूट गया एक ऐसा इंसान जो अब कभी वापस नहीं आएगा। जिसे हमने नजरअंदाज किया वही हमारा सबसे सच्चा हमसफर था। और जब ये समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। तो उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।